Hello students, now this is 10th lecture on Bohr's model for atomic structure. In this lecture we will finish the topic photoelectric effect by reading the text given in NCERT. In previous two lectures, that is lecture number 8 and 9, we had already discussed photoelectric effect in detail. Now it's time to go through the text given in NCERT to have a sense of completeness. Now, photoelectric effect. See, in 1887, Henry Hertz, Hertz is Henry Hertz, performed a very interesting experiment in which electrons or electric current were ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, cesium, etc., were exposed to a beam of light as shown in figure 2.9. You see, here is the figure 2.9, this लोअर लेफ्ट साइड. तो ये बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं. हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो नीचे दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में. इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑलरेडी जान चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट आप कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वो कैसे हो रहा था. नाउ द phenomena of, see, the phenomenon is called photoelectric effect. The results observed in this experiment were: number 1, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो लिखा गया है यहाँ, इसमें ये है कि जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट आई, आप देख सकते हैं यहाँ लाइट बनी हुई है लेफ़्ट साइड में फिगर पे, जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट इस इंसिडेंट हुई, बिना किसी डिले टाइम लैग के तुरंत इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ, कोई समय नहीं लगा. इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया गया कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इंस्टैंटेनियस हो रहा है और टुकड़ों में हो रहा है. अगर एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा होता तो एक लोअर फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट आप कुछ देर तक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कराते तो भी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा था. यहाँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में यही लिखा गया है कि लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो गया बिना कोई समय लगे. और आपको पता है कि ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए. तो यही बात यहाँ लिखी गई है. नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ठीक है, ये भी डिस्कस किया जा चुका है कि यदि लाइट की इंटेंसिटी का ब्राइटनेस से मतलब है, यानी जितनी ब्राइट होगी लाइट उतनी इंटेंस होगी. और इंटेंसिटी आप जानते हैं, द एनर्जी कैरिड बाय ए रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो जो भी प्लेट एरिया है जिस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है, उस गिवन सरफेस एरिया के प्लेट पे यदि ज़्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है
यानी कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस इन यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ज़्यादा एजेक्ट होंगे, यही बात यहाँ कही जा रही है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। यदि आप 10 फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं 1 सेकेंड में तो 10 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, सो ऑन। थर्ड पॉइंट, फॉर ईच मेटल देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। बिल्कुल ये वही बात है पीछे जो बताई गई है आपको कि किसी भी मेटल सरफेस के लिए फॉर ए गिवन मेटल उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि इंसिडेंट कराते हैं आप तो किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट with certain kinetic energy। The kinetic energies of these electrons increase with the increase of frequency of the light used। अब देखिए, increase of frequency is causing increase in kinetic energy। ये बात आपको पीछे ही बताई जा चुकी है पिछले लेक्चर्स में कि इंसिडेंट एनर्जी 2 पार्ट्स में बढ़ती है। जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो 2 काम में यूज़ आता है, एक उसको मेटल सरफेस से बाहर लाने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने में। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इंसिडेंट लाइट की उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑल द अबव रिजल्ट्स could not be explained on the basis of laws of classical physics। According to latter, the energy content of the beam of light depends upon the brightness of the light। कह रहे हैं कि जो भी ऊपर के ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। तो और कह रहे हैं कि जो एनर्जी द एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस। ये तो आपको पता ही है कि ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो लाइट ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता है, इंटेंसिटी हाई होती है, यही बात कही जा रही है। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ये भी ठीक है, आप समझ चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं और उन एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा इंसिडेंट लाइट के, यानी कि इंटेंसिटी पे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड, कह रहे हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहे हैं वो नंबर ब्राइटनेस पे ज़रूर डिपेंड करता है। डज डिपेंड यहाँ लिखा हुआ है, यानी ब्राइटनेस ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एजेक्ट होंगे, ब्राइटनेस कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है, मगर एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि 10 है तो भी उस 10 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी आफ्टर बीइंग एजेक्टेड। और यदि इंटेंसिटी बढ़ाने पे 1 सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहे हैं तो भी उन 20 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी और उतनी ही होगी जितनी उन 10 इलेक्ट्रॉन्स की थी जो पहले एजेक्ट हो रहे थे। तो यही बात कही जा रही है। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे समझ सकते हैं कि एनर्जी h न्यू होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, h न्यू नॉट थ्रेशोल्ड में गया
तो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये तो एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुई जो एजेक्ट हुआ। इस तरह से आप 10 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट कराते हैं या 20 इलेक्ट्रॉन, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मगर ये हाफ एम वी स्क्वायर तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अभी भी सेम रहेगा। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है 4.3 to 4.6 into 10 power 14 हर्ट्ज ऑफ एनी ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी may shine on a piece of potassium metal for hours but no photoelectrons are ejected। अब देखिए यही बात यहाँ बताई गई जो उधर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में था कि एक पोटेशियम के पीस को ले लीजिए, टुकड़े को ले लीजिए, और उस पर रेड लाइट को यदि आप इंसिडेंट कराते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज यहाँ दिया हुआ है, तो आप घंटों फॉर आवर्स, अगर आप घंटों कई घंटे तक भी इस रेड लाइट को पोटेशियम के सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। चाहे आप कितनी भी देर तक कराएं, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा। और यदि आप हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो जो सुटेबल होगा इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम के सरफेस से एजेक्ट कराने में, तो विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा, लाइट के इंसिडेंट होते ही एब्जॉर्ब होगा और एजेक्शन होगा। यही बात बताई जा रही है। बट एज सून एज इवन अ वीक येलो लाइट frequency is given shines on the potassium metal, the photoelectric effect is observed. The threshold frequency nu naught for potassium metal is 5 into 10 to the power 14 hertz। देखिए यही बात यहाँ पे बता दी गई है येलो लाइट का एग्जाम्पल लेके। Now Einstein in 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैक्स के उस कॉन्सेप्ट को, उस थियोरी को आइंस्टीन साहब ने स्टार्टिंग पॉइंट माना था, और वहाँ से फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन यही किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर क्वांटाइज्ड होता है। Now see, minimum energy required to eject the electron is h nu naught, also called as, sorry इधर नीचे का एक पैराग्राफ छूट गया हमारा, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। Shining a beam of light onto a metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of particle, the photons। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि शाइनिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी किसी मेटल सरफेस पे यदि हम लाइट को डालते हैं, शाइनिंग मीन्स एक चमकती हुई लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं, बी व्यूड एज, इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हम ढेर सारे फोटॉन्स को, जो पार्टिकल्स हैं, उनको फायर कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं उस मेटल सरफेस के ऊपर। When a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag or delay। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसे लाइट कहा जा रहा है यहाँ, वो जैसे ही मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है और कोई एक फोटॉन उस लाइट का इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, तो वो उस फोटॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और तुरंत एजेक्ट हो जाता है बिना किसी देरी के। ग्रेटर द एनर्जी possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the ejected electron। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स्ड होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा तो
काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ेगी क्योंकि h न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है फॉर अ गिवन सरफेस. So in other words, kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. बिल्कुल सही. इसे आप फिर से एक बार देख लें. h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं h न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होगी फॉर अ गिवन मेटल सरफेस. अब यदि आप h न्यू को बढ़ाते हैं यानी न्यू को बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इसके बढ़ने से हाफ mv स्क्वायर ही इंक्रीज़ करेगा. h न्यू नॉट उस मेटल के लिए फिक्स्ड है. यही बात यहाँ कही जा रही है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सिंस द स्ट्राइकिंग फोटॉन हैज़ एनर्जी इक्वल टू h न्यू एंड द minimum energy required to eject the electron is h nu naught, also called as work function w naught. टेबल 2.2 में इसके डिटेल्स दिए हैं फॉर डिफरेंट मेटल्स, आप देख सकते हैं ऊपर. Then the difference in energy h nu minus h nu naught is transferred as kinetic energy of the photoelectron. Following the conservation of energy principle, the kinetic energy of the ejected electron is given by the equation 2.7. ये वो इक्वेशन है जिसको मैंने अभी आपको बताया. This equation is also called as Einstein's photoelectric equation, where me is the mass of the electron and v is the velocity associated with the ejected electron. Lastly, a more intense beam of light consists of larger number of photons. Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. फिर से इंटेंसिटी की बात को बताया गया है कि यदि इंटेंसिटी हाई होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे, इंटेंसिटी लो होगी तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे. Now next topic is dual behavior of electromagnetic radiation. ये पूरा टॉपिक यही चल रहा है अभी तक. Now the particle nature of light posed a dilemma for scientists. कह रहे हैं कि जो लाइट का पार्टिकल नेचर था इसने एक डिलेमा साइंटिस्ट के मन में पैदा किया, कि कन्फ्यूज़न कह सकते हैं आप, पैदा किया, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि लाइट पार्टिकल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है. यही बात यहाँ कही जा रही है. ऑन द वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्टरली, बट ऑन द अदर हैंड it was not consistent with the known wave behavior of light, which could account for the phenomena of interference and diffraction. कह रहे हैं कि डिलेमा किस बात का था. एक तरफ तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो पार्टिकल नेचर को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है, मगर दूसरी तरफ ये पार्टिकल नेचर इस बात को लेके कंसिस्टेंट नहीं है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेवियर करता है, जो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड एस्पेक्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और वेव कैरेक्टर पे ही बेस्ड इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो दो फेनोमेनाज हैं ये वेव कैरेक्टर पे पूरी तरह से एक्सप्लेन होते थे. तो ये वेव और पार्टिकल को लेकर डिलेमा था कि कुछ फेनोमेनाज वेव से क्यों एक्सप्लेन हो रहे हैं और कुछ फेनोमेनाज पार्टिकल से क्यों एक्सप्लेन हो रहे हैं. Now the only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave-like properties. कह रहे हैं अब इस डिलेमा से बाहर आने का एक ही तरीका था, असमंजस से बाहर आने का एक ही तरीका था कि हम ये इस बात को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि जो लाइट है वो दोनों पार्टिकल, बोथ पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है. दैट इज़ लाइट हैज़ dual behavior. Depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or as a stream of particles. Whenever radiation interacts with matter,
it displays particle-like properties in contrast to the wave-like properties, interference and diffraction, which it exhibits when it propagates. अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो वो वेव कैरेक्टर शो करती है, एग्जिबिट करती है, और जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उस वक्त वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है. नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज टोटली एलियन टू द वे द साइंटिस्ट थॉट. कह रहे हैं अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल अलग ही था, साइंटिस्ट जैसे सोचते थे उससे, about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. और साइंटिस्ट को बहुत लंबा समय लगा इस बात से अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि रेडिएशंस का डुअल कैरेक्टर होता है. इट टर्न्स आउट, as you shall see later, that some microscopic particles like electrons also exhibit this wave particle duality. कह रहे हैं कि आगे चल के ये पता चला कि कुछ पार्टिकल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डुअल कैरेक्टर वेव और पार्टिकल की डुअलिटी शो करते हैं. तो ये हमें आगे डिस्कस ही करना है. ये टॉपिक पे आएंगे जब हम बोर्स मॉडल के सेटबैक्स ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आएंगे. इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट टॉपिक समाप्त होता है एनसीईआरटी से. इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. प्रॉब्लम नंबर 2.6, 2.7, ये बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं. इनको आप सभी व्यूवर्स अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपको इन एग्जांपल्स में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो अवश्य मैं इसका जवाब दूंगा आपको. तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं. अगले लेक्चर में हम लोग आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे डिस्कस करेंगे, जो कि वो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट लीड्स टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट लीड्स टू द Bohr's model of atomic structure. So thank you. See you in the next